बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। दुनिया भर में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में यदि बेहतरीन काम किया जाता है तो वो लोगों द्वारा जरूर सराहा जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो ऐसे कार्यों को पुरस्कृत करके रचनाकारों का हौसला बढ़ाती हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका पुरस्कार विश्व में बड़े मायने रखता है। नोबेल पुरस्कार भी ऐसा ही पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार चाहे वो किसी भी क्षेत्र में दिया जाए बहुत महत्व रखता है, लेकिन इसे ठुकराने की कुव्वत भी कुछ लोगों ने दिखाई है। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं आपके साथ बबीता जैन। फ्रेंच दार्शनिक जॉन पॉल सात्रा को आज के दिन 1964 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन इसे लेने से उन्होंने मना कर दिया। सात्रा 20वीं सदी में फ्रेंच दार्शनिकता के प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने नोबेल पुरस्कार ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि एक लेखक को एक संस्थान नहीं बनना चाहिए। A writer should not allow himself to be turned into an institution. सात्रा की ही तरह 1973 में कम्युनिस्ट वियतनामी लीडर ले डक थो ने भी नोबेल पीस प्राइज लेने से मना कर दिया था। थो ने ये पुरस्कार ये कहते हुए ठुकरा दिया कि जंग की समाप्ति और शांति में बहुत फर्क है। सही मायनों में शांति हमें अभी भी नहीं मिल पाई है। आज का दिन भारत के लिए इतिहास में उपलब्धि लेकर भी आया। आज ही के दिन भारत ने अपने पहले मानव रहित लूनर मिशन चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किया। 2008 में भारतीय विज्ञान को ये सफलता हासिल हुई। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया। अपनी प्रारंभिक कक्षा में चंद्रयान-1 पृथ्वी की परिक्रमा 6.5 घंटे में एक बार करता है। ये मिशन सौर मंडल के इतिहास और चमत्कारों को जानने के लिए लाभकारी है। This is Mission Director PSLV C-11 has placed the Chandrayaan spacecraft in its orbit. The mission of C-11 is completed. चांद को समझना सौर मंडल और पृथ्वी में हुए शुरुआती विकास को जानने का रास्ता है। शुरू से ही चंद्रमा पृथ्वी के पास होने के कारण भी मानव जिज्ञासा का कारण रहा है। इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। 60 और 70 के दशकों में चांद पर मानव मिशन और मानव रहित स्पेसक्राफ्ट के सफल प्रयास किए गए और इन्हीं से सौर मंडल की शुरुआती इतिहास का भी पता चलता है। चंद्रमा पर भारतीय वैज्ञानिक मिशन के विचार की शुरुआत 1999 में हुई, जिस पर बाद में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने विचार विमर्श किया। इस मिशन को पूरा करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नेशनल लूनर मिशन टास्क फोर्स को गठित किया, जिसमें देश के बड़े वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों ने भाग लिया। 2003 में इसरो के इस प्रयास को सरकार ने स्वीकार कर लिया। It's a historic moment as far as India is concerned. We have started our journey to the moon, and the first leg of the journey has gone perfectly well. It's a remarkable performance by the launch vehicle. Every parameter on the dot, as you have seen in the plot board, the spacecraft has been given the sufficient velocity and altitude. It has been left at the right direction. Now it will be orbiting the Earth with around 23,000 kilometers as the apogee and about 250 kilometers as the perigee. And we will be using subsequently the spacecraft engine for raising the orbit to the lunar height of nearly 400,000 kilometers. Today, what we have started is a remarkable journey
for the Indian spacecraft to go to the moon and try to unravel the mysteries of the moon. Born to be remembered. Born to be remembered. देश के लिए अपने प्राण दांव पर लगाना कोई खेल नहीं है, लेकिन कई बड़े क्रांतिकारियों ने इसे खेल की तरह ही समझा और अपना देश प्रेम निभाया। भारत माँ के ऐसे ही वीर सपूत का आज जन्मदिन है, जिन्होंने काकोरी कांड को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार उन्हें ढूंढती रही, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आए। काकोरी केस में उन्हें सजाए मौत सुनाई गई और देश की आजादी के लिए फांसी चढ़ने वाले वो पहले मुसलमान क्रांतिकारी बने। मैं बात कर रही हूँ शहीद अशफाक उल्लाह खां की। अशफाक और बिस्मिल दोनों क्रांतिकारियों का साथ दोस्ती का अनोखा उदाहरण है। दोनों ने एक साथ में क्रांति के कामों को अंजाम तो दिया ही, साथ ही शहादत भी एक ही दिन हासिल की। दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खां को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। इसी दिन बिस्मिल को भी गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। बिस्मिल की तरह ही क्रांतिकारी होने के साथ साथ अशफाक कमाल की शायरी भी करते थे। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आकर के ए भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ, खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा, और जन्नत के बदले उससे यक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। अशफाक का जन्म 22 अक्टूबर सन 1900 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पठान परिवार सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़ा था। वो 4 भाई थे और उनके बड़े भाई रियासत उल्लाह खां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के क्लासमेट थे। मैनपुरी षड्यंत्र के चलते जब बिस्मिल को फरार घोषित कर दिया गया तो रियासत जी ने अशफाक जी से बिस्मिल के बारे में कविता लिखने के लिए कहा, ताकि लोगों को उनकी बहादुरी के बारे में पता चल सके। बिस्मिल के शायराना अंदाज से अशफाक प्रेरित थे। अशफाक जी ने बिस्मिल जी से मिलने की कई कोशिशें की, लेकिन शुरू में बिस्मिल का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान आखिरकार वो बिस्मिल से मिले। फिर बिस्मिल उन्हें अपने साथ मुशायरों में ले जाने लगे। आगे चल के वो एक दूसरे के विचारों से प्रेरित हुए और उनकी दोस्ती पक्की हो गई। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद अशफाक भी क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए। बिस्मिल ने इसी दौरान जाना कि शाहजहांपुर से लखनऊ के बीच जो ट्रेन चलती है, उसमें सरकार द्वारा बहुत सारा पैसा हर स्टेशन पर भेजा जाता है। बिस्मिल ने इस पैसे को लूटने और उसे ब्रिटिश राज के खिलाफ ही उपयोग करने की सोची। यहीं से काकोरी ट्रेन रॉबरी की शुरुआत हुई। 8 अगस्त 1925 को सभी क्रांतिकारियों की बैठक हुई और लूट की तैयारी की गई। अगले दिन अशफाक उल्लाह खां सहित और क्रांतिकारियों के साथ ट्रेन की लूट की गई। अंग्रेज अफसर करीब 20-25 मिशन को रोकना होगा। काकोरी आ गया, अशफाक को रोको, चलो जल्दी। अशफाक रुकिए, चलो पीछे नहीं हट सकते। बिस्मिल के अलावा उनके साथ राजेंद्र लाहिरी, सचिंद्र नाथ बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्ता और मुरारी लाल भी थे। इस लूट ने सरकार को हिला कर रख दिया और क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हर संभव कोशिश की।
26 सितंबर 1925 को बिस्मिल सहित बाकी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केवल अशफाक ही पुलिस के हाथ नहीं चढ़े। वो बनारस से होते हुए बिहार पहुंच गए, जहां उन्होंने 10 महीने इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया। जब वो दिल्ली में अपने दोस्त से मिलने आए तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। सहायक पुलिस अधीक्षक ने अशफाक को बिस्मिल के खिलाफ भड़काया, लेकिन वो नाकाम रहा। काकोरी केस में उनके साथ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी के तख्त तक ले जाया गया। अशफाक ने रस्सी को चूमा और कहा कि मेरे हाथ किसी के खून से नहीं रंगे हैं। मेरे खिलाफ जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं। अल्लाह मुझे न्याय दे देंगे। क्रांति के साथ अशफाक ने बेहतरीन शायरी भी लिखी। उन्होंने वारसी और हसरत के नाम से गजलें लिखी। फैजाबाद जेल में उन्होंने डायरी लिखनी भी शुरू की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि देशभक्ति मुश्किलों और दर्द भरा रास्ता है, लेकिन जो इसे चुनता है वो आसानी से इससे होकर गुजरता है। तभी तो हम देश प्रेमी इतने खुश बने रहते हैं। कवि अग्निवेश शुक्ल ने अशफाक की आखिरी रात के नाम से कविता लिखी है, जिसमें भारत माँ के इस सच्चे सपूत की भावनाएं सामने रखी हैं। अशफाक की लिखी इन लाइनों के जरिए हमारी ओर से उन्हें सलाम। किए थे काम हमने भी जो कुछ भी हमसे बन पाए, ये बातें तब की हैं। आजाद थे और था शबाब अपना, मगर अब तो जो कुछ भी है उम्मीदें बस वो तुमसे है। जवां तुम हो लबे बाम आ चुका है आफताब अपना। अब बात ऐसी शख्सियत की जो दुनिया भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा है। अच्छे से अपनी शिक्षा ना प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। उन्होंने अपने बचपन में जो दर्द, जो अन्याय देखा, उसे बहुत ही खूबसूरती से अपने काल्पनिक लेखन में व्यक्त किया। उनका नाम है डोरिस मे लेसिंग। डोरिस ब्रिटिश उपन्यासकार, कवि, नाटककार, बायोग्राफर और लघु कथा लेखक हैं। उन्होंने रंगभेद और उपनिवेशवाद में होने वाले अन्याय के खिलाफ जमकर लिखा। द ग्रास इज सिंगिंग, द गोल्डन नोटबुक, द गुड टेररिस्ट उनके द्वारा रची गई अनमोल कृतियां हैं। साहित्य में अपने इस योगदान के लिए उन्हें 2007 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। We're photographing you. Have you heard the news? No. You've won the Nobel Prize for Literature. Oh, Christ. डोरिस का जन्म 1919 में आज ही के दिन पर्शिया में हुआ था, जो अब ईरान है। उस समय उनके माता पिता वहाँ काम करते थे। कुछ साल बाद उनका परिवार जिम्बाब्वे चला गया। उनके माता पिता दोनों कामकाजी थे, जिस वजह से डोरिस का बचपन अस्त व्यस्त रहा। डोरिस का समय यहाँ सुख और दुख दोनों देखते हुए बीता। डोरिस की माँ ने उन पर ध्यान देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। अपनी माँ के साथ डोरिस की नाराजगी भी रही। डोरिस की प्राथमिक शिक्षा का अंत 13 साल की उम्र में ही हो गया, लेकिन और महिला लेखकों की तरह इन्होंने भी खुद को शिक्षित बनाया। वो जिस यथार्थ में जी रही थी, वो उससे दूर जाना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने किताबों का सहारा लिया। डोरिस ने अपने लिए लंदन से किताबें मंगवाईं। प्रथम विश्व युद्ध ने उनके पूरे परिवार के जीवन पर प्रभाव डाला था, इसीलिए वो युद्ध के खिलाफ थी। डोरिस का अपनी माँ से झगड़ा हुआ और वो घर छोड़कर चली गईं। उस समय उनकी उम्र मात्र 15 साल की थी। घर छोड़ने के बाद उन्होंने नर्स या मेड की जॉब कर ली। यहाँ उन्हें अपने मालिक से पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी की किताबें पढ़ने को मिली। इस समय डोरिस लिखने भी लगी। उन्होंने रोमांटिक कहानियाँ लिखी और शॉर्ट स्टोरीज भी, जो बाद में साउथ अफ्रीका की एक मैगजीन में बिकी। इस दौरान उन्होंने नस्ल भेद की समस्या को भी गौर से देखा और महिलाओं की स्थिति को भी। बाद में वो सेलिसबरी आ गईं और करीब 1 साल टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में उन्होंने वहाँ काम किया। यहीं उन्होंने फ्रैंक विजडम से शादी की और डोरिस के 2 बच्चे हुए,
लेकिन उन्हें पारिवारिक जीवन रास नहीं आया। उन्हें ये बंधन सा लगा और उन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने परिवार को छोड़ दिया। आगे चलकर वो लेफ्ट बुक क्लब की मेंबर बनी। ये कम्युनिस्ट ग्रुप था। यहाँ उनकी सोच को नया आकार मिला। गॉटफ्रीड लेसिंग उस वक्त इस संस्था के सेंट्रल मेंबर थे। डोरिस ने उनसे शादी की और एक बच्चे को जन्म दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद डोरिस ने कम्युनिस्ट मूवमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया। (1949) में वो लंदन आ गई और अपना पहला नॉवेल प्रकाशित किया। द ग्रास इज सिंगिंग के बाद वो पेशेवर राइटर के तौर पर काम करने लगी। डोरिस की इन काल्पनिक रचनाओं में अफ्रीका में उनके अनुभव अच्छे से सामने आए। अपने बचपन में उन्होंने जो देखा उससे उनकी राइटिंग सामाजिक और राजनैतिक रूप से प्रभावित हुई। उन्होंने संस्कृतियों के क्लेश और रंग भेद पर बेबाकी से लिखा, लेकिन इस बेबाकी की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी और 1956 में वो अफ्रीका में निषिद्ध घोषित कर दी गयीं। 1950 और 60 के दशक में उनका जो काम प्रकाशित हुआ उसमें गोरे उपनिवेशियों के द्वारा काले गुलाम अफ्रीकन लोगों पर किए गए अत्याचारों को उन्होंने खुलकर सामने रखा। 1951 से 1959 तक उनकी चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस सीरीज प्रकाशित हुई। शिक्षा को लेकर लिखी गई उनकी इस सीरीज ने ही उन्हें द गोल्डन नोटबुक लिखने के लिए प्रेरित किया। इसमें डोरिस ने एना वुल्फ के रूप में खुद को रखा, जो मर्दों की तरह आजादी से जीवन बिताने की कोशिश करती है। अगले दशकों में भी एना वुल्फ के रूप में उनकी ये कोशिश जारी रही और वो ज्यादा फ्रीडम के साथ रीडर्स तक पहुंचती रहीं और अपने अंदर की काल्पनिक स्त्री को भी ज्यादा बड़ा आकार दे पाईं। ब्रीफिंग फॉर अ डिसेंट इनटू हेल, मेमोइर्स ऑफ अ सर्वाइवर और साइंस फिक्शन कैनोपस इन आर्गोज इसी की बयानगी है। इसके बाद द गुड टेररिस्ट और द फिफ्थ चाइल्ड उनकी अन्य नॉवल हैं। अंडर माई स्किन नाम से उन्होंने अपनी जीवनी लिखी, जिसे बेस्ट बायोग्राफी का जेम्स स्टेट ब्लैक प्राइज मिला। इसे प्रमोट करने के लिए वो अफ्रीका भी गईं और अपनी बेटी और पोती से मिली। 1956 के बाद ये उनकी पहली अफ्रीका यात्रा थी। इसके बाद आई उनकी बुक लव अगेन। हार्पर कॉलिंग्स से पब्लिश हुई इस बुक के बाद 1996 में उन्हें नोबेल प्राइज नॉमिनेशन मिला। लेखन का उनका ये सुनहरा सफर जारी रहा और वॉकिंग इन द शेड उनकी ऑटोबायोग्राफी की दूसरी किश्त के रूप में प्रकाशित हुई। This how I write is a question I'm always asked and all writers are asked, because I think that people think there's some kind of trick or other, when the trick is hard work. No, that I like to write ideally in the mornings, and I used to write, I had more energy in the evenings as well, but I don't have energy anymore. So everything can be a surprise. Now this book I've just finished, the Mar and Dan sequel, for the first time in my life, a character popped out of nowhere and took the whole book over. Griot. I mean, this is fascinating. I didn't expect him. He emerged almost from the first page, and he dominates everything. Now, that's interesting. Now, when you come to think of it, they have to come out of you, you know. They can't come out of anywhere else. So I have this rather... who is this character that I'm carrying around that I don't know anything about? And there's another one that pops up in my work, which makes me very alarmed. This is the boy or girl, young person, who is a hopeless mess in one way or another. And it keeps appearing. And I think, where are you? Somewhere in there is this total dead loss. इतने बेहतरीन काम के बाद अब अवार्ड की बारी थी। 2002 में उन्हें साहित्य में प्रिंस ऑफ अस्तूरियास प्राइज दिया गया। दोस्तों, ये स्पेन का बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। आजादी की वकालत और तीसरी दुनिया के हक में लिखने के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। साहित्य में अपने काम के लिए सन 2007 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। एल्फ्रेड एंड एमिली उनका हाल ही में आया नॉवेल है, जिसे उन्होंने अपनी आखिरी किताब घोषित कर दिया है। डोरिस हमेशा महिलाओं के प्रति सजग रहीं। आजादी और शिक्षा उन्हें महिलाओं के लिए बहुत जरूरी लगा। उन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से इस बात को दुनिया के सामने रखा और सराहना भी पाई।
दोस्तों, अब शो में जिनकी बात होगी वो एक डेडिकेटेड वैज्ञानिक थे। उन्होंने गणित और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में बहुत काम किया। उन्होंने इकोनॉमिक्स में अपने हुनर से सोवियत संघ की इकोनॉमी को बेहतर बनाया। गाउस-क्रोनरॉड क्वाड्रेचर फॉर्मूला का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। उनका नाम है अलेक्जेंडर सेमेनोविच क्रोनरॉड। क्रोनरॉड ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा टर्मिनल कैंसर पेशेंट्स की मदद के लिए लगा दिया। क्रोनरॉड का जन्म मॉस्को में आज ही के दिन 1921 में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद वो 1938 में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स में पढ़ने लगे। यहाँ प्रोफेसर A.O. जेलफाउन के साथ उन्होंने अपना पहला मैथमेटिकल वर्क किया। इस काम की बदौलत उन्हें मॉस्को मैथमेटिकल सोसाइटी ने 2 बार अवार्ड दिया। दूसरे विश्व युद्ध के समय उन्हें सेना में लेने से मना कर दिया गया, लेकिन इस समय उन्होंने मॉस्को के आसपास खाई बनाने में सेना की मदद की। कुछ समय बाद उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कुर्चटॉव इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। यहाँ उन्होंने गणित और कॉम्प्यूटेशनल गणित पर फोकस किया। जल्द ही वो अपने टीचर्स की नजर में आ गए। 1949 में अपनी थीसिस के दौरान उन्हें फिजिकल मैथमेटिकल साइंसेज के लिए डॉक्टर ऑफ साइंसेज की डिग्री से नवाजा गया। पढ़ाई के बाद क्रोनरॉड मॉस्को पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगे। यहाँ उन्होंने गणितीय पढ़ाई और पढ़ाने के तरीकों पर काम किया। उन्होंने पहले बड़े रशियन कंप्यूटर रिले कंप्यूटर RVM-1 को बनाने में अहम भूमिका अदा की। कंप्यूटर के प्रति समर्पण से काम करते हुए 1955 में उन्होंने रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेज में पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का उपयोग किया। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ महिलाओं को भी कंप्यूटर का उपयोग करने को कहा। उन्होंने कंप्यूटर संसाधनों को सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और कैंसर रिसर्च में उपयोग करने की योजना बनाई। सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पेटेंट इंफॉर्मेशन में वो मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के अध्यक्ष भी बने, जहां उन्होंने गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन को लेकर डाटा कैलकुलेशंस की। कुछ साल बाद क्रोनरॉड ने बीमार लोगों के लिए अपना काम करने की सोची। उन्होंने कैंसर रोगियों के लिए विकसित महंगी दवा का विकल्प ढूंढने पर काम किया। उन्होंने एक दवा बनाई, लेकिन इस दवा का जानवरों पर परीक्षण करने के लिए उन्हें जानवर परीक्षण प्रयोगशाला से इजाजत नहीं मिली। इसीलिए उन्होंने ये दवा खुद पर ही प्रयोग की। क्रोनरॉड को अच्छी जानकारी थी, लेकिन उनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी। ऐसे में उनकी बनाई दवा वैध नहीं थी। 6 अक्टूबर 1986 को हृदय गति रुकने की वजह से क्रोनरॉड की मृत्यु हो गई। नोड्स एंड वेट्स ऑफ क्वाड्रेचर फॉर्मूले, 16 प्लेस टेबल्स और कॉन्वर्सेशंस ऑन प्रोग्रामिंग उनकी मुख्य किताबें हैं। क्रोनरॉड ने अपने पूरे जीवन में देश और समाज के प्रति समर्पित होकर काम किया। कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए उन्होंने अपना हर संभव प्रयास किया। हमारी ओर से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये सुहाना सफर जो आपने मेरे साथ बिताया आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए बबीता जैन को दीजिए यहीं पर इजाजत। फिर मिलेंगे बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।